नमस्कार। दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक राजनीति की हर चाल, हर टकराव और हर रणनीति का असर आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। भारत के पड़ोस में एक और अस्थिर, उग्र और कट्टरपंथ से ग्रस्त स्पेस तैयार होना अब सिर्फ आशंका नहीं, बल्कि उभरती हुई हकीकत बनता जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से भारतीय उच्चायोग और अब चटगांव स्थित भारतीय डिप्टी हाई कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है, वह किसी स्वाभाविक गुस्से का नतीजा नहीं है। मैं हूं अनुपम शर्मा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें सुल्तान एथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार, प्रोथोम और आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख के आवास में भी तोड़फोड़ की। इसके साथ ही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस भी फूंक दिए गए। अमेरिका के कुख्यात एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइलें आज खुलने वाली है। इन फाइलों के रिलीज होते ही इस स्कैंडल में शामिल लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। माना जा रहा है कि दुनिया के प्रमुख बिजनेसमैन और नेताओं के नाम इन फाइलों में दर्ज हो सकते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनकी सेना ने भारत को कभी ना भूलने वाला सबक दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने देश की जनता की दुआओं से यह जीत हासिल की है। उन्होंने यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर यूनिवर्सिटी में दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि टैरिफ अंग्रेजी का उनका फेवरेट शब्द है। ट्रंप ने दावा किया कि इसकी मदद से उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले 10 महीनों में दुनिया भर में 8 युद्धों को रोका है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 11 महीने होने पर व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता छोड़ते समय उन्हें एक बड़ा संकट सौंपा था। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान जानता है कि वह भारत से सीधे युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी राजनीति साफ है। भारत को पश्चिम में उलझाओ, पूर्व में अस्थिरता पैदा करो और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस भीड़ में केवल स्थानीय कट्टरपंथी नहीं थे, बल्कि पूर्व भारतीय मूल के धर्मांतरण कर चुके और पहचान बदल चुके लोग भी शामिल हैं। अपनी ही जड़ों के खिलाफ उग्र नफरत यह सिर्फ त्रासदी नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चेतावनी है। कश्मीर, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के बाद अब वही मॉडल बांग्लादेश में लागू किया जा रहा है। धार्मिक संगठनों, छात्र समूह और डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। 1971 का अधूरा इतिहास, बांग्लादेश की आजादी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और मानसिक हार थी। आज भारत को खलनायक बनाकर पाकिस्तान उस हार के इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहा है। चुनाव और हिंसा का कनेक्शन। 12 फरवरी के चुनाव से पहले राजनीतिक अस्थिरता, सड़कों पर भीड़, धार्मिक ध्रुवीकरण। पाकिस्तान जानता है चुनावी अराजकता कट्टरपंथ के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। अब ट्रंप फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। भूमिका प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन असर गहरा है। ट्रंप की नीति हमेशा रही है कि मूल्य नहीं, सौदा। लोकतंत्र और कट्टरपंथ सेकेंडरी, रणनीतिक फायदा प्राइमरी पाकिस्तान को मिला है। अफगानिस्तान कार्ड के कारण पाकिस्तान को दोबारा जरूरी खिलाड़ी समझा गया। आईएसआई का दबाव कम हुआ और ग्रे जोन एक्टिविटी को मौन सहमति मिली। जब अमेरिका दक्षिण एशिया में सख्त नैतिक लाइन खींचता है, तो पाकिस्तान उस खाली जगह में अस्थिरता और प्रॉक्सी हिंसा भर देता है। दुनिया ने ऐसा मंजर पहले देखा है 1979 में। ईरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ था। 52 राजनयिकी 444 दिन तक बंधक रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हुए थे और अमेरिका की वैश्विक छवि को गहरा झटका लगा था। ढाका में बनती परिस्थितियां उसी खतरनाक रास्ते की याद दिला रही है। भारत का कूटनीतिक कदम। भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया। वीजा आवेदन केंद्र बंद किए। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर गईं। स्पष्ट संकेत दिया गया कि भारत खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है। यह सिर्फ बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति नहीं है,
यह भारत की कूटनीतिक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आने वाले समय की चेतावनी है। इतिहास गवाह है, कांधार जैसी घटनाएं अचानक नहीं होती, वे पहले इशारा देती हैं। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या इस बार इशारों को समय रहते समझा जाएगा? तो आज दुनिया कह रही है, ताकत सिर्फ बंदूक या सेना से नहीं, बल्कि गठबंधनों, कूटनीति और आर्थिक फैसलों से बनती है। कल कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, यह तस्वीर हर घंटे बदल रही है और हम हर बदलाव को, हर पकड़ को आप तक पहुंचाते रहेंगे। यही खत्म होता है आज का ग्लोबल फ्रंटलाइन। मैं हूं अनुपम शर्मा। हम कल फिर इसी समय दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक सच्चाई देखिए, सवाल उठाइए, क्योंकि न्यूज़ सिर्फ जानकारी नहीं, ताकत भी है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।